पिछले कुछ दिनों में एक खबर ने पूरे कॉरपोरेट और इन्वेस्टमेंट होराइजन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए नए नियम को अंतिम रूप दे दिया है। और इन नियमों के बाद एक सवाल फिर से चर्चा में है। क्या टाटा सन्स को आखिरकार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा? लेकिन एक निवेशक के रूप में हम केवल खबर नहीं समझनी है, हमें हमें समझना है कि टाटा सन्स है क्या, आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, टाटा ग्रुप पर इसका क्या असर होगा, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाइटन जैसे लिस्टेड स्टॉक्स पे इसका क्या असर होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इसमें निवेशकों के लिए कोई बहुत बड़ा अवसर छिपा हुआ है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस खबर को, इसके इम्प्लीकेशंस को टाटा सन्स पे और ओवरऑल इन्वेस्टर्स पे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। टाटा सन्स आखिर है क्या? जब लोग टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो अधिकांश लोग के दिमाग में टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील, टाटा पावर, ट्रेंट या टाटा कंज्यूमर आते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर बैठी हुई जो पेरेंट कंपनी है वो है टाटा सन्स। यानी टाटा ग्रुप का कंट्रोल टावर है टाटा सन्स के पास। टाटा सन्स के पास टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में बड़ी बड़ी हिस्सेदारियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाटा सन्स आज भी एक प्राइवेट कंपनी है, यानी आम निवेशक इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं खरीद सकते हैं। और यही कारण है कि दशकों से टाटा सन्स भारत की सबसे वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनियों में गिनी जाती रही है। अब आरबीआई को टाटा सन्स से प्रॉब्लम क्या हो गई? यहां कहानी शुरू होती है एनबीएफसी नियमों से। आरबीआई ने 2021 में स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाया। इसका पर्पस था कि जो एनबीएफसीज बहुत बड़े हो चुके हैं, जिनका फिनेंशियल सिस्टम पर प्रभाव बैंक जितना ही हो सकता है, उन पर ज़्यादा निगरानी रखी जाए। और इसी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी नाम की एक कैटेगरी बनाई। जो एनबीएफसीज बहुत बड़ी हैं, इंटरकनेक्टेड और सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसी कंपनियों के लिए नियम भी ज़्यादा टाइट होते हैं। अब आरबीआई ने अभी क्या नया किया? आरबीआई एक कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग मॉडल का इस्तेमाल करता था, जिसमें साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरकनेक्टेडनेस जैसे फैक्टर्स शामिल थे। अब आरबीआई ने इसे सिंपल बना दिया है। नया नियम कहता है कि जिन एनबीएफसीज की एसेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे अधिक की होगी, उन्हें अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी में रखा जाएगा। इंडस्ट्री की तरफ से मांग थी कि थ्रेशहोल्ड 2.5 लाख करोड़ कर दिया जाए, लेकिन आरबीआई ने यह डिमांड रिजेक्ट कर दी, यानी 1 लाख करोड़ की सीमा बरकरार रखी गई। और यहीं से टाटा सन्स फिर स्पॉटलाइट में आ गया। टाटा सन्स क्यों फंसा? टाटा सन्स की एसेट साइज लगभग 1.9 लाख करोड़ बताई जा रही है, जो आरबीआई की तय सीमा से काफ़ी ऊपर है। इसलिए टाटा सन्स अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी में बने रहने की स्थिति में दिखाई देता है, यानी आरबीआई के कठोर नियम उस पर लागू होंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैंडेटरी लिस्टिंग क्यों? अब आते हैं, असली बम यही है। आरबीआई के नियम के अनुसार अपर लेयर एनबीएफसीज को सार्वजनिक रूप से लिस्टेड होना पड़ सकता है। यही वो नियम है जिसने टाटा सन्स और आरबीआई के बीच पिछले कई वर्षों से इस डिबेट को जन्म दिया हुआ है। टाटा सन्स लंबे समय से इस रिक्वायरमेंट से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। उसने सीआईसी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने जैसे विकल्प तलाशे थे, लेकिन हालिया नियमों ने उसके लिए रास्ता और मुश्किल बना दिया है। अगर टाटा सन्स आईपीओ लाता है तो कितना बड़ा होगा आईपीओ वो? यहीं निवेशक की आंखें चमकने लगती है। कल्पना कीजिए, भारत की सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस होल्डिंग कंपनी पहली बार आम निवेशकों के लिए खुल जाए।
एनालिस्ट का अनुमान है कि टाटा सन्स का वैल्यूएशन कई लाख करोड़ रुपए का हो सकता है और यदि इसका आईपीओ आता है तो ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओज में से एक हो सकता है। लेकिन टाटा ग्रुप ये लिस्टिंग क्यों नहीं चाहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा ग्रुप का लॉजिक ये है कि टाटा सन्स कोई सामान्य ऑपरेटिंग कंपनी नहीं है, ये एक होल्डिंग कंपनी है। इसके अधिकांश एसेट्स पहले ही लिस्टेड कंपनियों के रूप में मौजूद हैं, जैसे टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर। इसलिए ट्रांसपेरेंसी का बड़ा हिस्सा पहले ही पब्लिक डोमेन में है। दूसरा मुद्दा है कि कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट। दुनिया भर में होल्डिंग कंपनीज अक्सर अपने अंडरलाइंग एसेट्स की तुलना में डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं। इसका अर्थ है कि टाटा सन्स की वास्तविक एसेट वैल्यू और मार्केट वैल्यूएशंस में बड़ा अंतर आ सकता है। अब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अब आते हैं निवेशक की भाषा में। मान लीजिए टाटा सन्स की लिस्टिंग की संभावना बढ़ती है तो बाजार सबसे पहले किन कंपनियों को देखेगा? उन कंपनियों को जिनके पास टाटा सन्स की हिस्सेदारी है। और यही कारण है कि खबर आने के बाद टाटा केमिकल्स के शेयर बड़ी तेजी से मूव करने लगते हैं। बाजार ये अनुमान लगाने लगता है कि टाटा सन्स का मूल्य खुलकर सामने आएगा तो होल्डिंग वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन यहीं सावधान रहने की ज़रूरत है। वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी हमेशा उतनी सिंपल नहीं होती है जितनी सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। छिपे हुए बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। कई निवेशक केवल आईपीओ आएगा सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। अगर टाटा सन्स लिस्टेड हो जाता है तो कंप्लायंस बढ़ेगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे, रेगुलेटरी स्क्रूटनी होगा, कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस पर मार्केट प्रेशर बढ़ सकता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ हद तक कम होगी। इसलिए ये केवल अपॉर्चुनिटी की कहानी नहीं है, ये गवर्नेंस और रेगुलेशन की कहानी भी है। तो बड़ी पिक्चर ये देखेंगे, मुझे लगता है कि ये खबर केवल टाटा सन्स की नहीं है, ये आरबीआई की सोच दर्शाती है। आरबीआई अब स्पष्ट शब्दों में संदेश दे रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे अधिक ट्रांसपेरेंसी, अधिक अकाउंटेबिलिटी के साथ ऑपरेट करना होगा। यानी भविष्य में केवल टाटा सन्स ही नहीं बल्कि अन्य एनबीएफसीज भी अधिक रेगुलेटरी स्क्रूटनी के दायरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को केवल टाटा सन्स आईपीओ आने वाला है तक लिमिटेड मत रखिए। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये कहानी है रेगुलेशन वर्सेस कॉरपोरेट फ्रीडम की, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी की, होल्डिंग कंपनी वैल्यूएशन और वैल्यू अनलॉकिंग की, और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के इवोल्यूशन की भी। अगर टाटा सन्स अंततः लिस्ट होता है तो ये केवल एक आईपीओ नहीं होगा, ये भारतीय कॉरपोरेट हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट घटनाओं में से एक हो सकता है। लेकिन एक समझदार निवेशक का काम एक्साइटमेंट में बहना नहीं बल्कि फैक्ट्स, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को समझना है, क्योंकि बाजार में पैसा खबरों से नहीं सही एनालिसिस से बनता है। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसे एनालिटिकल वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।